गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, बताना एक बार। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 चल रही थी बेटा अपनी। कल जॉइंट प्रोमिसर का टॉपिक कंप्लीट किया था, याद आ रहा है? जॉइंट एज वेल एज सेवरल लाइबिलिटी, 3 सेक्शन याद कराए थे, 42, 43, 44। 42 बात कर रहा था अपना जॉइंट लाइबिलिटी की, कि ड्यूरिंग देयर लाइफ दे शुड जॉइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस, और इन केस ऑफ डेथ कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद सर्वाइवर। फिर हमने बात की थी सेक्शन 43 की, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी भी कवर्ड है, जिसमें बात कर रहे हैं सेवरल लाइबिलिटी की। सेवरल लाइबिलिटी क्या कहती है हमारी? प्रोमिसी कैन कंपेल एनी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर पे द होल अमाउंट, करना पड़ेगा। बाद में क्या कर सकता है? कैन क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर जॉइंट प्रोमिसर्स। सेक्शन 44 कहता था प्रोमिसी रिलीव कर सकता है किसी भी जॉइंट प्रोमिसर को, then other joint promisors are not discharged. After being relieved also, that joint promisor will remain liable towards other joint promisors. 42, 43, 44। और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, साथ में मैंने प्रैक्टिकल भी करवाया आपको, कुछ होमवर्क में भी दिए थे प्रैक्टिकल, याद आ रहा है? किए थे, कर लेना उनको अच्छे से, है ना। नेक्स्ट ले रहे हैं अपन टॉपिक अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे भी आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सीधे 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, देखो टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। एक सिंगल डेटर ने एक सिंगल क्रेडिटर से अलग अलग समय पर कई लोन लिए हैं। एक सिंगल डेटर ने एक सिंगल क्रेडिटर से अलग अलग समय पर कई डेब्ट्स लिए हैं, कई लोन लिए हैं। अब वो बेटा डेटर कुछ पेमेंट कर रहा है, हम क्या माने उसने कौन से डेब्ट का पेमेंट किया? दिस इज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मतलब दिस पेमेंट शुड बी अप्रोप्रिएटेड टुवर्ड्स विच डेब्ट। क्या माने उसने कौन से डेब्ट का पेमेंट किया है? दैट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। इसके रूल हैं, उन रूल के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएशन होगा। लैंग्वेज पढ़ो क्या है? व्हेन द डेटर हैज टेकन सेवरल डेब्ट फ्रॉम अ सिंगल क्रेडिटर एंड मेक्स अ पेमेंट विच इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेब्ट्स। कुछ पेमेंट करता है जो कि सारे डेब्ट के पेमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है, देन द पेमेंट इज अप्रोप्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। इन रूल्स के अकॉर्डिंग पेमेंट अप्रोप्रिएट होगा। पहला देखो, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अगर डेटर बता दे कि मैं कौन से डेब्ट का पेमेंट कर रहा हूं, तो वो बताएगा वही वाले डेब्ट का पेमेंट मान लिया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो। पहले ए ने बी को अलग अलग समय पर 3 डेब्ट दिए। पहला डेब्ट कितने का है बेटा? 10,000 रुपये का, दूसरा है 20,000 और तीसरा है 30,000। अब जो बी है ना वो 15,000 का पेमेंट कर रहा है। अब 15,000 से तीनों लोन का पेमेंट तो हो नहीं सकता, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेब्ट। तो अब अपन क्या माने उसने कौन से का पेमेंट किया? इसी हेडिंग को बोलते हैं, दिस इज नोन एज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। दैट दिस पेमेंट ऑफ 15,000 शुड बी अप्रोप्रिएटेड टुवर्ड्स विच डेब्ट। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इसके हैं कुछ रूल्स। पहला रूल कहता है वॉट एवर इज पेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द पेयर। जो पेमेंट होता है, जो पे कर रहा है उसकी इच्छा पर होता है। तो डेटर की इच्छा पर, डेटर कहेगा पहले डेब्ट का पेमेंट कर रहा हूँ तो पहला मान लेंगे, दूसरा तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा। किसकी इच्छा पर? डेटर की इच्छा पर, डेटर की डिज़ायर पर। पहला रूल यही कहता है।
दूसरा रूल कहता है कि अगर डेटर एक्सप्रेस ना करे तो क्रेडिटर की इच्छा पर। अगर बी ने नहीं बताया कि 15,000 का पेमेंट कौन से डेप्ट का कर रहा है, तो ए की इच्छा है, वो चाहे तो इसे किसी भी लॉफुली एनफोर्सेबल डेप्ट के लिए यूज़ कर सकता है, चाहे तो फर्स्ट के लिए करे, चाहे सेकंड के लिए करे, चाहे थर्ड के लिए करे। किसकी इच्छा पर हो गया? ए की इच्छा पर। समझ आई बात? फिर नेक्स्ट इसके अंदर लिखा है कि अगर दोनों ही पार्टीज अप्रोप्रिएट नहीं करती, दोनों कोई सीक्वेंस नहीं बताती, डेटर भी नहीं बताता और क्रेडिटर भी नहीं बताता, तो आप किसकी इच्छा पर करें? तो यहाँ पर रूल लगेगा फर्स्ट इन टाइम विल गेट प्रायोरिटी। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो कर्जा पहले लिया उसका पेमेंट पहले होगा, जो कर्जा बाद में लिया उसका पेमेंट बाद में होगा। ठीक है, फीफो मेथड लगा देना। टाइम बार डेप्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम बार डेप्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो कर्जा पहले लिया वही आपको पे करना है पहले, तो यूजुअली सबसे पहले लिया वही तो सबसे पहले टाइम बार्ड होगा। सोच के देखो भाई, 3 साल का समय है, जो कर्जा पहले लोगे सबसे पहले तो वही टाइम बार्ड होगा। तो टाइम बार्ड हो या ना हो, इन प्रायोरिटी ऑफ टाइम अपन डिस्चार्ज कर देंगे। अगर सेम डे के खर्चे हैं तो कैसे करें? प्रोपोर्शनेटली। If the debts are of the same day, they will be discharged proportionately. अब सेम डे के हुए तो कैसे करेंगे? भाई सेम डे के डेब्ट्स है तो उनको इक्वल माना जाता है बेटा, इसलिए इनका प्रोपोर्शन कैसे किया जाएगा? प्रोपोर्शनेटली। देखो ए और बी के बीच में बेटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी को 2 कर्जे दिए हैं एक ही दिन में। एक दिया इसने बेटा 1000 रुपये का और दूसरा दिया 500 रुपये का। अब बी बेटा 750 दे रहा है, क्या मानेंगे? पहले के तो 500 चुका दिए और दूसरे के 250 चुका दिए। अगर आप कायदे से देखो तो मैंने दोनों का 50-50% डिस्चार्ज करवा दिया, दोनों को इक्वल माना है मैंने। सेम डे के जो डेब्ट्स होते हैं इक्वल स्टैंडिंग पे माने जाते हैं, दोनों को ही प्रोपोर्शनेटली डिस्चार्ज करवाया है मैंने, इक्वली। समझ आई बात की नहीं आई? दे विल बी डिस्चार्ज प्रोपोर्शनेटली। क्या वर्ड यूज करेंगे? दे विल बी डिस्चार्ज प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, ये पूरा है टॉपिक हमारा। 3 सेक्शन है, 59, 60, 61, 59, 60, 61। अब इसको पढ़ के देख लो पॉइंट नंबर 1 को। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेप्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। आपको बता दिया गया कि कौन से डेप्ट का पेमेंट कर रहा हूँ। किसने बता दिया? डेटर ने। ठीक है, एट द डिजायर ऑफ डेटर, जो ऐसा डेटर का है वैसे कर लेना। वॉट एवर इज पेड अकॉर्डिंग टू इंटेंशन ऑफ द पेयर। जो पे कर रहा है उसकी इच्छा और भावना देखी जाती है। सेकेंड आ गया एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेप्ट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। इस बार नहीं बताया कि कौन से डेप्ट का पेमेंट कर रहा हूँ, क्रेडिटर की इच्छा पर। क्या लिखा है देखो, एट द डिजायर ऑफ क्रेडिटर। डेटर अपनी डिजायर एक्सप्रेस ना करे तो क्रेडिटर की इच्छा पर। आगे आ गया एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट। इस बार डेटर ने भी नहीं बताया, क्रेडिटर ने भी नहीं बताया, फीफो लगा देंगे। इन ऑर्डर ऑफ टाइम, फर्स्ट इन टाइम विल गेट प्रायोरिटी नो मैटर इट इज टाइम बार डेप्ट और नॉट। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम टाइम बार डेप्ट तो अनएनफोर्सेबल होता है, इरिकवरेबल होता है, तो टाइम बार नहीं है तो भी एडजस्ट करेंगे और उसी को पहले करने की हमें लगेगी कि भाई हमें कर लेना चाहिए उसको एडजस्ट। रीज़न, बाकियों के लिए तो कोर्ट में केस फाइल कर लेंगे, केस फाइल करके रिकवरी कर लेंगे, बट टाइम बार डेप्ट में तो केस भी नहीं कर पाएंगे। टाइम बार डेप्ट में सिर्फ एक रोक लगती है, आप कोर्ट में केस फाइल करके इसकी रिकवरी नहीं कर सकते, लेकिन किसी और तरीके से, लॉफुल तरीके से आपके पास पैसा आ रहा है ना, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। वही करा है हमने यहाँ पे। समझ आई बात की नहीं आई? टाइम बार डेप्ट है तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। एक ही रोक लगती है टाइम बार डेप्ट में, क्या कोर्ट में केस नहीं कर सकते? दूसरी तरीके से पैसा आ रहा है ना, एडजस्ट करो ना, और इसको करेंगे हम एडजस्ट। और एक चीज और याद रखना, सीक्वेंस है बेटा 59, 60, 61। ऐसे नहीं है अपन डायरेक्टली 61 पे आ जाए, सबसे पहले 59 ही लगेगा। 59 में काम नहीं चला तो 60 पे जाना है, 60 में काम नहीं हुआ तो 61 पे जाना है। फॉलो द सीक्वेंस, डायरेक्टली 61 पे जंप नहीं कर सकते। यहाँ पे रूल समझ आ गए क्या? बताओ मुझे, कर ले प्रैक्टिकल, इसका करके दिखाओगे? चलो करते क्वेश्चन। किसी के पास एमसीसी बुकलेट अगर है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है सोनूमल दातूमल करके। कोई क्वेश्चन दिखे मुझे बताओ।
आई डोंट नो कौन सा 9 है क्या बेटा, चलो देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन मेन एग्जाम में आपके आया हुआ है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था आपके मेन एग्जाम में। सोनूमल धातुमल करके क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ो इसको एक बार। एक वेल्दी इंडिविजुअल है मिस्टर सोनूमल, इसने क्या किया है, मिस्टर धातुमल को अलग अलग समय पर 3 लोन दिए। मिस्टर सोनूमल है यहाँ पर क्रेडिटर, मार्क कर रही हूं मैं। मिस्टर धातुमल है यहाँ पर डेटर, ठीक है। अब देखो पहला लोन जो दिया है इन्होंने 80,000 रुपये का दिया है 26 फरवरी 2019 को। इसने फिर से कहा धातुमल ने कि मुझे 1.5 लाख का लोन और चाहिए। अब ये बोलता है मैं अलग अलग डेट पे दे पाऊंगा। 1 लाख का लोन दे दिया इसने 28 फरवरी को बेटा, और 50,000 का लोन दिया है 3 मार्च को। 3 अलग अलग डेप्ट पे 3 डेट्स पर 3 कर्जे हो गए, ठीक है। अब मिस्टर धातुमल 10 मार्च को पेमेंट कर रहा है, कितने का कर रहा है, 75,000। मिस्टर सोनूमल इंसिस्ट कर रहा है दैट द लेंडर शुड, मिस्टर धातुमल while paying off this to Mr. Sonumal insisted that this payment should be adjusted ₹50,000 तो एडजस्ट करो 3 मार्च वाले पे, और बैलेंस को एडजस्ट करो 26 फरवरी वाले पे। किसने कह दिया, डेटर ने खुद ने, डेटर ने खुद ने कह दिया। सेक्शन 59 याद आ रहा है, डेटर कह दे तो डेटर की इच्छा पे होता है। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर सोनूमल ने ऑब्जेक्शन उठाया है, उनका कहना है इन ऑर्डर ऑफ टाइम करो, जो पहले लिया उसको पहले चुका, इनका ये कहना है ना। मिस्टर सोनूमल ऑब्जेक्टेड, इनका कहना है इन ऑर्डर ऑफ टाइम एडजस्ट करो, यू हैव टू गिव आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। दोनों तीनों क्वेश्चन कितने कितने नंबर के हो जाएंगे अपने लिए, 2 मार्क्स ईच। आई एम अ वेरी मच रिजल्ट ओरिएंटेड फैकल्टी, मुझे रिजल्ट चाहिए अपनी क्लास में। आपको मार्किंग बता के चल रही हूँ, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 तीनों कैसे आंसर करना है पैटर्न बता के चल रही हूँ, मेहनत तुमसे भी करवाऊंगी। यहां देखो क्या दिया पहला क्वेश्चन, वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर धातुमल इज करेक्ट। धातुमल कौन है, डेटर है ना। डेटर का कहना सही है क्या, ये पूछा है आपसे, वो कह सकता है क्या इस पे इतना एडजस्ट करो, बिल्कुल सही है। सेक्शन 59 साफ साफ कहता है वॉट एवर इज पेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द पेयर, है ना। उसने एक्सप्रेसली बोल दिया तो वही लगाएंगे रूल। नेक्स्ट क्या कहता है, वॉट विल बी योर आंसर इन केस बोरोवर डज नॉट इंसिस्ट ऑन ऑर्डर। बोरोवर यानी धातुमल नहीं बताता तो क्या करते, एट द डिजायर ऑफ क्रेडिटर सेक्शन 60 लगा देते। अच्छा ठीक है, अब तीसरे पे आ जाओ। वॉट विल बी द मोड ऑफ एडजस्टमेंट इन केस नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट, सब बोलो। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट याद कराया था, लिख के फीफो मत आना, लिखना क्या है, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। लिख के क्या है, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, नो मैटर वेदर टाइम बार डेप्ट और नॉट, फर्क ही नहीं पड़ता। इन ऑर्डर ऑफ टाइम करेंगे, सेम डे है तो प्रोपोर्शनेटली होता है। लिख के तो रूल पूरा आएंगे ना जो 61 में दिया है। अब देखो, अब बोलोगे मैम आपने ICI से लैंग्वेज नहीं कराई, मैंने तुम्हें इजी लैंग्वेज PDF में दे दी, वो लिख के आ सकते हो, वो लिखाओ, ठीक है। फुल मार्क्स चाहिए, अगर फुल मार्क्स चाहिए तो यहाँ से भी लैंग्वेज करवा रही हूँ, ये डिट्टो लैंग्वेज ICI की है। अब मैं ICI से नहीं कराऊंगी, 2-2 जगह से थोड़ा ना कराऊंगी, मैं तुम्हें आंसर पार्ट से ही करा देती हूँ। डिट्टो सेम लैंग्वेज है, 3 सेक्शन 59, 60, 61। तो एक क्वेश्चन करेंगे, दोनों काम पूरे कर लेंगे, थ्योरी भी पूरा और प्रैक्टिकल भी पूरा, 3 सेक्शन आ गए। अब पढ़ो इसको, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या कहता है। इन केस वेयर डेटर ओज सेवरल डेप्ट टू द सेम क्रेडिटर, कई कर्जे ले रखे हैं, क्रेडिटर सिंगल है ना, एंड मेक्स पेमेंट विच इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेप्ट। PDF की लैंग्वेज नियर बाई सेम ही चल रही है, ठीक है। पेमेंट शैल बी अप्रोप्रिएटेड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 59, 60, 60। सेम आगे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 59। अब आप देखो क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, आंसर 3 पार्ट में जाएगा। ICI कभी भी अपन को क्वेश्चन पार्ट्स में पूछेगा ना, अपन आंसर भी किस में देंगे बेटा, पार्ट्स में देंगे। फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 59 अप्लाई हो रहा था तो उसका पहले लैंग्वेज देंगे फिर आंसर लिख देंगे। इसमें अपन ने फैक्ट नहीं दिए हैं,
फैक्ट क्यों नहीं दिए? इसलिए नहीं दिए क्योंकि 2 ही नंबर का है, 2 ही नंबर का तो पार्ट बनाना, फैक्ट देंगे तो आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अब देखो इसमें सेक्शन 59 क्या कहता है, वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेब्ट टू वन पर्सन मेक्स अ पेमेंट विद एक्सप्रेस इंटीमेशन और under circumstances implying that payment is to be applied to discharge of some particular debt। हम बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया, उसने एक्सप्रेसली बता दिया इस वाले लोन का पेमेंट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एडजस्ट कर लेंगे। ये आगे वाली लाइन क्या बोल के गई, ये हमारे ऊपर से निकल गया। अंडर द सर्कमस्टेंसेज इम्प्लाइंग दैट पेमेंट इज टू बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ पर्टिकुलर डेट। 2 वर्ड आते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक तो मुंह से बोल के बताते भाई इस वाले डेप्ट का पेमेंट कर रहा हूँ, दूसरा मुंह से तो नहीं बोल के बता रहा बेटा, लेकिन एक अमाउंट जो है ना पर्टिकुलर था, सपोज करो 9680, उस पर्टिकुलर अमाउंट का डेप्ट का इसने क्या किया, एक चेक बनाया है, इम्प्लाइड है ना, उसी डेप्ट के लिए बनाया होगा, है कि नहीं बताओ? इट इज इम्प्लाइड फ्रॉम सर्कमस्टेंस। एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली हमें पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर डेप्ट का पेमेंट कर रहा है, ठीक है। अंडर सर्कमस्टेंसेज इम्प्लाइंग दैट पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज ऑफ पर्टिकुलर डेप्ट, पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। डेटर ने बता दिया एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, तो जैसे बताया वैसे कर दो। आगे क्या बोला, कंटेंशन ऑफ धातुमल इज करेक्ट, ही कैन स्पेसिफाई द मैनर ऑफ अप्रोप्रिएशन, कर सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, सेक्शन नंबर 60, वेयर डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट। इस बार डेटर ने नहीं बताया, ओमिट करना मतलब नहीं बताना, भूल गया। आगे क्या आया, देयर आर नो सर्कमस्टेंसेज, जिससे हम पता लगा सके वो कौन से डेप्ट का पेमेंट कर रहा है, मतलब ना तो एक्सप्रेसली बताया ना ही इम्प्लाइडली बताया, दोनों तरीके से नहीं बताया। द क्रेडिटर में अप्लाई इट एज इज डिस्क्रिशन टू एनी लॉफुल डेप्ट एक्चुअली ड्यू एंड पेबल टू हिम, कर सकता है। फ्रॉम द डेटर, यहाँ तक की तो लैंग्वेज लिखो और यहाँ को क्रॉस करो और आगे अपनी लैंग्वेज इजी करवा के लिखवा देती हूँ। नो मैटर लिखो, नो मैटर, नो मैटर वेदर दे आर, नो मैटर वेदर दे आर टाइम बार डेप्ट और नॉट, नो मैटर वेदर दे आर टाइम बार डेप्ट और नॉट। भाई ऊपर की तो सेम रख ली, पीडीएफ से भी मिल रही है काफ़ी कुछ, ठीक है। बस नीचे लिख के आ जाएंगे, नो मैटर वेदर दे आर टाइम बाय डेप्ट और नॉट। अब नीचे देखो, हेंस इन दिस केस अगर धातुमल नहीं बताता है तो सोनूमल क्रेडिटर जैसे चाहे वैसे अप्रोप्रिएशन कर सकता है। आ गया आंसर। अब आ जाओ तीसरे पार्ट पे, सेक्शन नंबर 61। सेक्शन 61 क्या कहता है हमारा, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61, नाइदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन, पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट इन ऑर्डर ऑफ टाइम। यहां से लेकर यहां तक क्रॉस करो, सेम लाइन आएगी जो अभी अभी लिखी थी, नो मैटर वेदर दे आर टाइम बाय डेप्ट और नॉट, सेम लाइन जो अभी ऊपर लिखी थी, नो मैटर वेदर दे आर टाइम बाय डेप्ट और नॉट, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम बार्ड है या नहीं है, इन ऑर्डर ऑफ टाइम जाएगा तो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या बोला देखो, अगर सेम डे के हैं, इक्वल स्टैंडिंग के हैं तो प्रोपोर्शनेटली, लैंग्वेज पढ़ो। इफ द डेब्ट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, मतलब एक तरीके से बात कर रहे हैं डेब्ट्स ऑफ द सेम डे, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली। वर्ड क्या यूज करेंगे, प्रोपोर्शनेटली। इक्वली वर्ड यूज मत करना, मैं पहले कह रही हूँ, वर्ड क्या आना चाहिए, प्रोपोर्शनेटली। इक्वली वर्ड मत करना। इक्वली का मतलब तो हम बोलेंगे कि भाई 1000 का है और एक 500 का है, तो पेमेंट कर रहे हैं तो दोनों को बराबर करा दे, बराबर नहीं होगा, प्रोपोर्शनेटली होगा। परसेंटेज वाइज सेम करवाया था मैंने, याद करो आप, इसका 500 कराया था, उसका 250 कराया था, इक्वल नहीं कराया, प्रोपोर्शनेटली। समझ आ गई चीज़ की नहीं आई बताओ बेटा, कर लोगे क्वेश्चन। 59, 60, 61 तीन चीज़ें घोट के जा सकते हो, चले जाओ, हो सकता है आपको ये फुल नंबर दिला दे, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो। एक और कराती हूँ इसके अंदर, देखो आईसीआई ने एक क्वेश्चन डाला है इसका, मिस्टर मुरारी करके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12।
इसको पढ़ो बेटा। अब इसमें देखो बेटा, एक डेप्ट आ रहा है तुम्हारा 9680 का, आ रहा है ना, थर्ड वाला, और एक एग्जैक्ट अमाउंट का चेक भी आ रहा है। ऑल्दो इसने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन सर्कमस्टेंसेस बता रहे हैं ये इस वाले का ही पेमेंट कर रहा है ना, तो इसी के लिए यूज कर देंगे। आगे देखो इसमें लिखा क्या है। मिस्टर मुरारी जो है 3 बिल्स दिए मिस्टर गिरधारी को। एक तो दिया है 12120 का ड्यू इन मई 2016, एक दिया है 5650 का ड्यू इन अगस्त 2018, और एक दिया है 9680 का। अब वो बिना कोई नोटिस दिए पेमेंट कर रहा है। कितना कर रहा है पेमेंट? एक दिया है 9680 का और एक दिया है 15000 का। तो भाई मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन हम ये मान लेंगे कि ये तो उस पर्टिकुलर डेप्ट के लिए किया है। और 15000 क्रेडिटर जैसी इच्छा हो कर ले भाई, सेकेंड रूल आ जाएगा, 60 पे आ जाएंगे, है ना। डेटर नहीं बताए तो क्रेडिटर की इच्छा पे। अब पढ़ के देखो इसका आंसर एक बार। पढ़ लिया क्या? आ रहा है समझ में कि भाई एग्जैक्ट अमाउंट का है तो उस पर एडजस्ट कर लेंगे, बैलेंस क्रेडिटर की इच्छा पर है, ठीक है। वो चाहे तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। बच्चों को ये यूनिट डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि आईसीआई की ये यूनिट देख के बच्चे सबसे ज़्यादा घबराते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आई होप आपका फियर ना रहे। मैं टॉपिक वाइज ही ले रही हूँ, क्वेश्चन वाइज ही ले रही हूँ कि कैसे लिया जाए, कैसे प्रैक्टिकल आता है, कैसे थ्योरी आता है, पूरा अपन लेके चलेंगे एक साथ। तो अप्रोप्रिएशन और पेमेंट तक का अपना टॉपिक हो गया है बेटा। अब आगे जो है वो टॉपिक नेक्स्ट लेने जा रहे हैं, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस आएगा। एक टॉपिक पीछे छोड़ा है ये वाला, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। भाई अपने तो ये कभी नहीं आया अपने फाउंडेशन एग्जाम में, लेकिन जो इंटर की प्रैक्टिस मैनुअल उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ था, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। और इसमें है भी 5 पॉइंट हैं, तो वो पूछ सकता है अपन से। 5 पॉइंट है तो 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है, तो करके तो जाना है। एक सिंपल रूल बताऊं, देखो जब ये टॉपिक्स इसमें आता था अपना सीपीटी में, हम सिर्फ एक लाइन याद कराते थे। क्या याद कराते थे? कि जो नहीं दिया रीजनेबल ले लो, टाइम नहीं दिया रीजनेबल टाइम ले लो, प्लेस नहीं दिया रीजनेबल प्लेस ले लो, आवर्स ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दिए तो यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस ले लो, 9 से 5 के बीच में, है ना। तो ऐसे बताने से हमारा काम चल जाता था। बट अब ये बेटा पेपर सब्जेक्टिव है, तो हमें इसे करना पड़ेगा और उस पैटर्न में करना है जैसा आईसीआई ने दिया, क्योंकि हमें अगर नंबर चाहिए तो कुछ पैटर्न फॉलो करना है। आई विल गाइड यू अब कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, इस चैप्टर नंबर 4 में जहाँ मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ प्रॉमिसी, आप दिमाग में बिठाना ये प्रॉमिसी वो बंदा है जो पैसे दे रहा है। प्रॉमिसर कहता है मैं ये काम कर दूंगा, वो प्रॉमिस कर रहा है, बदले में प्रॉमिसी उसे पे कर रहा है। ये एक दिमाग में स्टेटमेंट बिठा लिया ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी थोड़ी। प्रॉमिसी पेमेंट कर रहा है, प्रॉमिसर काम करने की प्रॉमिस दे रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे जो है ना ये गुड्स इस जगह पे सप्लाई कर दो, ठीक है। अब पैसे मैं दे रही हूँ बेटा, तो डिज़ायर मेरी चलेगी कि नहीं चलेगी बताओ। मैंने आपसे कहा कि गुड्स चाहिए विद्याधर नगर में, तो आप विद्याधर नगर में सप्लाई करोगे, और मैंने कहा राजा पार्क में करो तो राजा पार्क में करोगे, ठीक है ना। तो जो पैसे दे रहा है उसकी डिज़ायर चलेगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल क्या सामने आएगा अपने, परफॉर्मेंस इन द मैनर एंड टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रॉमिसी।
ये समझ आई क्या चीज़? परफॉर्मेंस इन द मैनर एंड द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोमिसी। क्यों? प्रोमिसी पैसे दे रहा है, वो जैसे कहेगा, जिस तरीके से कहेगा, जिस समय कहेगा, जिस जगह पे कहेगा, आप वैसे परफॉर्म करोगे। समझ आ गई बात? परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इन द मैनर एंड द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोमिसी। अब इस रूल को साइड में कर दो बच्चे, दो पॉइंट बचे ना, अब बिल्कुल सेपरेट कर दो इसको, भूल जाओ एक बार, इधर आ जाओ। 2 पॉइंट है, एक आ रहा है तुम्हारा नो एप्लीकेशन और एक आ रहा है ऑन एप्लीकेशन। नो एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन शब्दों का मतलब समझते हैं पहले, है क्या, क्या टॉपिक कहना चाह रहा है। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे ये गुड्स इस रेट पे सप्लाई कर दोगे क्या, ठीक है? आपने मुझसे बोला कि हाँ मैम कर देंगे, आपको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बिना बोले ही अब ये काम हो जाएगा। यू नीड नॉट टू मेक एनी एप्लीकेशन, आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपके बिना कहे ही अब ये काम पूरा हो जाएगा। दिस इज़ नो एप्लीकेशन। पूरी की पूरी ड्यूटी आपने अपने ऊपर ले ली, आप प्रॉमिसर हो, मैं पैसे दे रही हूँ, मैं प्रॉमिसी हूँ। पूरी की पूरी ड्यूटी आपने, प्रॉमिसर ने अपने ऊपर ले ली, उसको क्या बोला जाएगा? नो एप्लीकेशन। समझ आई बात? आपने मुझसे बोला आपको दोबारा एप्लीकेशन मैडम देनी नहीं पड़ेगी, आपके बिना कहे मैं काम पूरा कर दूंगा। अब पूरी ड्यूटी आपने अपने ऊपर ले ली, अपने जिम्मे ले ली, इसको बोलेंगे नो एप्लीकेशन। दूसरा वर्ड है एप्लीकेशन। अब इसको समझो, मैंने अगेन आपसे सेम स्टेटमेंट बोला कि आप मुझे इतने गुड्स इस रेट पर इस जगह पे सप्लाई कर दोगे। आपने इस बार बोला हाँ मैम कर देंगे, जब आप कहोगे। हम कर देंगे लेकिन जब आप कहोगे, इसका मतलब मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तब तुम काम करोगे। दिस इज ऑन एप्लीकेशन। इस बार ड्यूटी मेरे पे रह गई, प्रॉमिसी पे ड्यूटी है, वो बोलेगा करो, तब प्रॉमिसर काम पूरा करेगा। सिर्फ डिफरेंस कितना है? नो एप्लीकेशन में ड्यूटी प्रॉमिसर की है, ऑन एप्लीकेशन में ड्यूटी प्रॉमिसी की है। ये डिफरेंस समझ आया? अब आगे देखो, नो एप्लीकेशन के अंदर बेटा 3 पॉइंट आ रहे हैं, इजी इजी से पॉइंट है। अगर समय नहीं दिया हुआ, नो टाइम इज स्पेसिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट को कब परफॉर्म करना है? रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। पढ़ रखा है ना? पेरिशेबल गुड्स है 2 से 3 दिन, ड्यूरेबल गुड्स है 1 महीना भी हो सकता है। समझ आ गया पहला पॉइंट? अब सेकेंड पॉइंट पे आओ, टाइम स्पेसिफाइड। आपको बोल दिया ये काम आपको करना है 10 मार्च को, आपको बोला ये काम पूरा करना है 10 मार्च को। अब 10 मार्च को भी कब करोगे? यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस 9 से 5 के बीच में। सपोज करो आपने जो है ना गुड्स की डिलीवरी करी रात को 2 बजे। आप प्रॉमिसर हो ना, मैं प्रॉमिस हूँ, अपना एग्जाम्पल यही चल रहा है ना। आपने गुड्स की डिलीवरी करी रात को 2 बजे, मैं मना कर सकती हूँ, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, अगले दिन आना। आई कैन से यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस आर ओवर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताओ। तो अगर टाइम स्पेसिफाइड है तब भी कब करनी है? यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। तीसरे केस पे आओ, समय नहीं दिया, प्लेस नहीं दिया हुआ, नो प्लेस इज गिवन। रीजनेबल प्लेस यूजुअली फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लेस होता है। ड्यूटी किसके ऊपर है? आपके ऊपर है ना। नो एप्लीकेशन में आप प्रॉमिसर हो, आप मुझसे फ़ोन करके पूछोगे कि एक रीजनेबल प्लेस बताओ जहां हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकें। समझ आई चीज़ की नहीं आई? बताओ। नो एप्लीकेशन के 3 पॉइंट ले लिए, नो एप्लीकेशन के 3 पॉइंट ले लिए। अब बचा तुम्हारा क्या? ऑन एप्लीकेशन। एक सिंगल पॉइंट में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। इस बार बस ड्यूटी किसकी हो जाएगी? प्रॉमिसी की। मेरी ड्यूटी है, मैं अप्लाई करूंगी तब आप काम करोगे, मैं कहूंगी तब आप काम करोगे। लैंग्वेज क्या आ रही है? ड्यूटी ऑफ प्रॉमिसी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट प्रॉपर प्लेस, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। सारे कवर कर लिए। एट प्रॉपर प्लेस एंड यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस परफॉर्म करेंगे। समझ आ गई बेटा चीज़? अब आईसीआई के अकॉर्डिंग करा दूं इसी चीज़ को। कैसे दिया हुआ है इन्होंने टोटल 5 पॉइंट्स दिए हैं, 3 तो नो एप्लीकेशन के, 1 ऑन एप्लीकेशन का और 1 वो लास्ट वाला। टोटल हो जाएंगे अपने 5 पॉइंट्स। CP1 यूनिट 4 टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। ये आ रहा है टॉपिक, देखो पेज नंबर 1.80, पेज नंबर 1.80। अब देखो पहला पॉइंट जो यहाँ आ रहा है, 2 पॉइंट एक बार में कवर करेंगे, है ना।
सबसे पहले वाले पॉइंट में एक तो इसको बॉक्स में लो पहले, नो एप्लीकेशन का पॉइंट है। पॉइंट किसका है तुम्हारा? नो एप्लीकेशन का। और साथ में क्या लिखा है? नो टाइम इज स्पेसिफाइड। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस आप पता कर रहे हो, नो एप्लीकेशन वाला केस है, टाइम आपको दिया नहीं है, याद कर लो, रीजनेबल टाइम, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस। पढ़ लो अब इसको। वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट promisor is to perform the promise without application by the promisee and no time is specified. It should be performed within a reasonable time according to fact and circumstances of each and every case. यही लिखा है। दूसरा देखो, नो एप्लीकेशन का ही केस, लेकिन इस बार क्या है? टाइम इज स्पेसिफाइड। 10 मार्च वाला केस, 10 मार्च को पूरा करना है, तब भी कब करना है? यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस 10 से 5 के बीच में। और अगर वो कहे मेरा कि बिजनेस आवर मेरे खत्म हो गए तो हो गए भाई, क्या करें। क्या लिखा है देखो, promises to be performed on a certain day। अपने एग्जाम्पल में हमने लिया था 10th मार्च। एंड promisor has undertaken to perform it without application। promisor ने पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। promisor may perform it at any time during the usual hours of business and such day and such place जहां इसे पूरा किया जाना चाहिए था। समझ आ गई बात की नहीं आई बताओ। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज ऑफर्ड से आफ्टर 8:30 PM, प्रॉमिसी रिफ्यूज कर सकता है। क्या कह सकता है? यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस आर ओवर, कल आना, कह सकता है ना ये। अब देखो तीसरा लेंगे नो एप्लीकेशन का, इसलिए एक बार थर्ड को छोड़ेंगे, फोर्थ पे आओ पहले। नो एप्लीकेशन के सारे पॉइंट एक बार पहले। नो एप्लीकेशन, प्लेस नहीं दिया हुआ है, अब क्या करें? नो प्लेस फिक्स्ड, रीजनेबल प्लेस आएगा और ड्यूटी किसकी आएगी? प्रॉमिसर की। क्या कहेगा? रीजनेबल प्लेस बताओ, प्रॉमिसी से पूछेगा। अब पढ़ो क्या दिया हुआ है। व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन, ठीक है भाई, एंड नो प्लेस इज फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट, इट इज ड्यूटी ऑफ प्रॉमिसर अप्लाई टू द प्रॉमिसी अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस, और उस जगह पूरा कर दो। नो एप्लीकेशन में ड्यूटी जाएगी प्रॉमिसर पे, ऑन एप्लीकेशन में ड्यूटी जाएगी प्रॉमिसी पे, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन लेने से पहले लास्ट वाला पॉइंट, जो पैसा देगा डिजायर उसकी चलेगी। इन द मैनर एंड द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रॉमिसी, यही लिखा है, क्या पढ़ना है एक बार? 5th पॉइंट, इन द मैनर एंड द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रॉमिसी, जो पैसा देगा डिजायर उसकी चलेगी, यही लिखा है। एक ही पॉइंट हमारा बेटा बचा, कौन सा बच गया? ऑन एप्लीकेशन, थर्ड वाला जो छोड़ा है। एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस। नो ऑन एप्लीकेशन वाले में तीनों चीजें एक साथ जोड़ दी, सीधे क्या लिख देंगे? ड्यूटी किसकी आएगी? प्रॉमिसी की, है ना। क्या लिखा है देखो, प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड ऑन सर्टेन डे एंड प्रॉमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन। अब उसने कहा है कि बोलोगे आप तभी करूंगा। इट इज ड्यूटी ऑफ, आ गया ना, किसकी ड्यूटी है भाई? प्रॉमिसी की, टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस, रीजनेबल प्लेस, यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस। प्रॉपर टाइम क्या है, प्रॉपर प्लेस क्या है? ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। समझ आ गई चीज की नहीं आई बताओ बेटा। तो हमने टॉपिक कवर किया है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। देखो बेटा, मैं थोड़ा इजी शॉर्टकट नहीं दे रही हूँ तुम्हें, उससे क्या है, लॉस बेटा तुम्हारा हो जाएगा, वरना मैं आपको 4 लाइनें लिखवा के टॉपिक वाइंड कर सकती थी। इजी लैंग्वेज साइड में लिखी, काम खत्म। पर मैं एक ऑप्शन आपको ज़रूर दूंगी कि आप चाहो तो ICI अगर कर सकते हो तो कर पाओ। इसलिए बेस अपन किसको ले रहे हैं? ICI को ले रहे हैं। मैंने पैटर्न वही फॉलो किया है। यहाँ 5 पॉइंट है तो आपको 5 पॉइंट ही मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर वो बनाएगा पॉइंट वाइज तो 5 मार्क्स का बना सकता है ना। तो दिमाग में बैठा हुआ होगा तो ब्लैंक नहीं हो गया। आई थिंक यू कैन इजीली राइट कि पॉइंट्स में ये कहना क्या चाहता था। कर सकते हैं ना बेटा। तो अपन ने ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस।
अप्रोप्रिएशन अपन कर चुके हैं, प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं इसका। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। कल कुछ पढ़ाया था, आज कुछ पूछ रही हूँ। पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, पुराने वाला डिस्चार्ज हो गया बाय नोवेशन। क्या पार्टीज बदल सकती हैं? बदल सकती हैं। नोवेशन में पार्टीज कैन चेंज। पुराने वालों में ही चेंज कर दिया, ऑल्ट्रेशन। पार्टीज वही रहेंगी या बदल जाएंगी? वही रहेंगी, क्योंकि पुराने वालों में ही तो चेंज कर रहे हैं। ठीक है। रेसिशन का मतलब कैंसिलेशन। क्या नोवेशन में भी रेसिशन होता है? होता है, लेकिन बाद में नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कैंसिल तो करते हैं ना पुराने वाले को, उसकी जगह नया लेके आते हैं ना। फिर हमने पढ़ा था रेमिशन, कुछ याद आ रहा है? रेमिट करना, छूट देना, रिबेट देना, है ना। अलग अलग केसेस, 4 केस पढ़ाए तुम्हें मैंने। कौन सा? पूरा माफ कर दे तो टोटल रेमिशन, कुछ हिस्सा माफ कर दे तो पार्शियल रेमिशन। मे एक्सटेंड द टाइम लिमिट, भाई 10 तारीख तक काम नहीं कर पा रहे, 15 तारीख तक कर दो। और फिर आगे क्या पढ़ाया था मैंने? मे एक्सेप्ट अनदर कॉमोडिटी ऑफ द सिमिलर वैल्यू, कि भाई यहाँ बार्टर टाइप है ना, आपके पास हॉर्स जो है मैंने बेचा है, उसको देने के लिए पैसे नहीं है। आपको मैंने बोला आपके पास नेकलेस पड़ा है उस वर्थ का, वो दे दो मुझे। तो मैंने आपकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी। अब एक बार यहाँ से देखो, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसिशन, अल्टरेशन। नोवेल का मतलब होता है न्यू, कल भी हमने बताया था। न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द ओल्ड वन, द पार्टीज कैन चेंज। एग्जाम्पल बताया था क्या? ये वाला बताया था ना, 2 कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में और सी के बीच में, एक में 10,000 मिलने, एक में 10,000 देने हैं। नया कॉन्ट्रैक्ट बना दो ए और सी के बीच में, पुराने 2 कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएंगे। पढ़ा था। अब नेक्स्ट आ जाओ, रेसिशन। कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, खत्म। अल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन और चेंज इन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बट पार्टीज डू नॉट चेंज। एग्जाम्पल दिया था 10% का 18% कर दिया म्यूचुअल कंसेंट से। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, नाउ इट इज स्टैंडिंग फॉर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वाला पॉइंट देखो, प्रोमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। रेमिट करना मतलब छूट देना। क्या चीज आ रही है सामने? टोटल रेमिशन, वेवर पूरा माफ कर दिया। पार्शियल रेमिशन, कुछ हिस्सा माफ कर दिया। 10,000 देने थे, मैंने कहा कि आप तो 6,000 दे दो, काम खत्म करते हैं। ठीक है। बोला मैम क्यों करेंगे ऐसा? कि भाई बंदा दिवालिया हो जाएगा तो पूरा ही डूब जाएगा। तो फिर क्या बोलता है, जो मिल रहा है वही बढ़िया। आगे देखो, एक्सेप्ट टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट। 15 मार्च को काम करना था, नहीं कर पा रहे, बोले कोई बात नहीं 25 तक कर दो। मैं एक्सेप्ट अनदर कॉमोडिटी ऑफ सिमिलर वैल्यू, वही हॉर्स वाला एग्जाम्पल जो अपन ने कर लिया था। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? बताओ। हाँ, ये ICI में भी लिखी हुई है और मैं कटवाऊंगी। गलत है वो, गलत है। ICI में भी आएगी वो, उसका कॉपी पेस्ट है इसलिए इसमें भी आ गया। वहाँ गलती है इसलिए यहाँ भी आ गई वो। आगे देखो क्या दिया है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ लगेगा आपको। देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शुरू के 4 वॉइडेबल होते हैं, कुछ याद आ रहा है? कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। याद है? देखो मैं 2 एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पर, एक तो दूंगी कोवर्जन का और एक दूंगी फ्रॉड का। मेरा मेन पॉइंट क्या कहेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कोई बेनिफिट उठाया वापस कर दो। पहला एग्जाम्पल कोवर्जन। ए ने बी से बोला कि 10 लाख का अगर 2 लाख में मेरे नाम कर दे वरना तेरे बेटे को मार दूंगा। कोवर्जन है। अब इसमें क्या किया, उसके साइन करवा लिए और 2 लाख का ब्रीफकेस पकड़ा दिया उसको। ठीक है। अब वो कहता है मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, इट वॉज ड्यू टू कोवर्जन। जो 2 लाख का ब्रीफकेस लिया भाई वो तो वापस कर। इट्स अ बेनिफिट रिसीव्ड अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई? अग्रीड पार्टी ने जो बेनिफिट उठाया है वापस करना पड़ेगा फ्रॉम द पर्सन whom he has received it। दूसरा एग्जाम्पल फ्रॉड का। ए ने क्या किया बेटा, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली ऑन ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। ए ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली ऑन ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। 6 महीने तक काम चल रहा था अच्छे से, ए प्रीमियम भी पे कर रहा था। 6 महीने बाद इंश्योरेंस कंपनी को पता चला पॉलिसी हैज़ बीन टेकन ऑन ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। अब वो क्या कर रहे हैं, इसको कैंसिल। भाई फ्रॉड के अकॉर्डिंग है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, कैंसिल करेंगे? कर सकते हैं ना।
लेकिन भाई जो प्रीमियम ले लिया 6 महीने का उसका क्या, रिटर्न करो आफ्टर डिडक्टिंग रीजनेबल एक्सपेंसेस। भाई तुम्हारे जो खर्चे लगे हैं 6 महीने के वो हटा दो भाई, बाकी जो अमाउंट आ रहा है प्रीमियम का वो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। समझ आ गई बात कि नहीं आई बताओ। तो ये हमने टॉपिक लिया रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो फोर्थ पॉइंट आ रहा है मार्केट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट पर प्रैक्टिकल आते हैं, 3 बार प्रैक्टिकल आ चुका है। फोर्थ पॉइंट भैया नोट्स नहीं कराए फोटो कॉपी तो करा लो, मैं पहले कह रही हूँ आपको, लास्ट में जाके भी कराओगे उससे बढ़िया जब मैम पढ़ा रही है तो हाथ में हो तुम्हारे तो बेटर है, साथ के साथ पढ़ोगे। आईसीआई से डायरेक्ट पढ़ना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए थोड़ा, उसको पढ़ने के बाद यहाँ से कर लो। मैम भी तो करा रही है आईसीआई, करना तो है ही, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, बट एक बार थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझ लो फिर उसे करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या चीज़ आ रही है देखो, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु रिसीव द बेनिफिट अंडर वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बेनिफिट उठाया है वापस कर दो। ऊपर वाला पॉइंट जो बात वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रहा था वही बात ये कर रहा है वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। राइटर के साथ बेटा बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 10,000 रुपये एडवांस दे दिए, बुक कंप्लीट कर पाता इससे पहले उसकी डेथ हो गई, 10,000 वापस होंगे। रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सही है। सिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 10 मार्च को कॉन्सर्ट देगी, 10,000 एडवांस में दे दिए, उस दिन उसका गला खराब हो गया, नॉट इन अ कंडीशन टू सिंग, 10,000 रिटर्न होंगे। रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ए ने एक गोडाउन किराए पे लिया बी से 12 महीने के लिए और पूरे का पूरा 12 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया। 7 महीने बाद बिना किसी की गलती के गोडाउन में आग लग गई, पूरा गोडाउन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। रेंट दी थी 12 महीने की, यूज किया 7 महीने के लिए, 5 महीने का किराया रिफंड होगा। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ। रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, भाई आग लग गई, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, बेनिफिट उठा लिया वापस तो करो, करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर अर्नेस्ट मनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो वापस नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, फोरफिट होगा, जब्त होगा। अर्नेस्ट मनी या सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देंगे भाई, और अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ी है, ये ले लेना, ये वापस नहीं होती, ये क्या होगी, फोरफिट होगी, जब्त होगी। अर्नेस्ट मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट अ बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, it is the security that you will perform the contract. In case you don't perform the contract, this amount will be forfeited. पढ़ लो दोबारा, earnest money security amount will be forfeited, it will not be returned, it's not a benefit received under the contract. बात समझ में आई। एक क्वेश्चन कराऊं क्या इसका, एक कर लेते हैं, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ोगे आगे, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल पढ़ लो, पढ़ाऊंगी तो है ही। आपको पता है यूजुअली जो बैचेस हम लोग के स्टार्ट होते थे जल्दी, इस बार थोड़े से लेट है, तो अपन को भी मॉक टेस्ट वगैरह सारे देने हैं कि नहीं देने हैं, तो टाइमली कोर्स तो होना चाहिए अपना, तो अपन डेली नहीं कर सकते ये चीज़ बेटा, करवाने दोगे उस हिसाब से हो। ये क्या हो रहा है भाई, हाँ एक सेकेंड मैं बुक करवा रही थी। अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट होने दो, पहले 4th यूनिट पे पहुंचे हो कॉन्ट्रैक्ट की। सेल्स बाकी है जिसमें 4 यूनिट है, पार्टनरशिप बाकी है जिसमें 3 यूनिट है, एलएलपी छोटा सा है 2-3 दिन का टॉपिक है, कंपनीज एक्ट बाकी है। कोर्स बड़ा है बेटा, इसलिए मैं लीव नहीं कर सकती, आप कहोगे तो भी मैम की मजबूरी है, क्योंकि हमें टारगेटेड रेट मिलेंगी कि कोर्स बच्चों का होना चाहिए। तो अभी आराम से पढ़ रहे हो, बाकी संडेज को जाएगा फिर, इसलिए आप आराम से ही पढ़ लो, वो तो लगेंगी बाद में। अच्छा अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, एक क्वेश्चन आ रहा होगा मिस्टर सच मिस्टर झूठ, जिसके पास बुक है नीचे था, क्वेश्चन नंबर बोल सकते हो 11। ये देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आईसीआई ने फ्रेम किया है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आईसीआई ने अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में डाल दिया है, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से कभी भी मेन में आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं।
ठीक है, और पढ़ के देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वैसे आईसीआई एक प्रॉब्लम तो बेटा आपकी सॉल्व कर देता है, नाम ऐसे रखता है कि पता चल जाता है झूठ कौन बोल रहा है सच कौन बोल रहा है ना, मिस्टर झूठ और मिस्टर सच। तो उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। मिस्टर झूठ ने एक एग्रीमेंट किया है मिस्टर सच के साथ कि वो क्या करेंगे, उसकी कार खरीदेंगे 5 लाख रुपए में। एग्रीमेंट पीरियड है कितने का, 3 महीने का। सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराया है मिस्टर झूठ ने कितना, 20,000 रुपये। देख लो है क्या सिक्योरिटी अमाउंट है भाई, ये पे कर दिया इसने। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने बाद में क्या हुआ भाई, 3 महीने बाद में मिस्टर सच जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर झूठ को, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, ना उनकी फ़ोन कॉल्स रिसीव कर रहा है। 3 महीने और बीत गए, अभी भी मिस्टर झूठ जो है वो इसकी कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। 6 महीने और बीत गए, मिस्टर झूठ ने कांटेक्ट किया 6 महीने बाद में किसको, मिस्टर सच को, और कहा भाई मैं तो कार नहीं खरीद रहा, और जो मैंने सिक्योरिटी अमाउंट दिया है ना 20,000 का, वो भी वापस कर दे। फ्रॉम मिस्टर सच रेफरिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको बताना है कि क्या मिस्टर सच को ये अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। हम बोलेंगे इट इज़ अ सिक्योरिटी डिपॉजिट अर्नेस्ट मनी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी फॉरफिटेड। इट इज़ अ सिक्योरिटी दैट यू विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट अ बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे का पार्ट पढ़ो, ये अच्छा जोड़ा इन्होंने। आपको ये बताना है कि क्या मिस्टर झूठ का क्लेम सही हो जाता अगर 3 महीने के दौरान, जो एग्रीमेंट पीरियड है, मोटर कार डिस्ट्रॉय हो जाती। अब तो मिलता कि नहीं मिलता, मिलता। भाई मैंने सिक्योरिटी दी कि मैं अपना पार्ट परफॉर्म करूंगी, पर आपको भी तो अपना पार्ट परफॉर्म करना है। आप मुझसे कह रहे हो कि तुम परफॉर्म करो, उससे पहले आपकी मोटर कार तो होनी चाहिए ना। आप मुझे मोटर कार दोगे तभी तो मैं उसके बदले में आपको पैसे दूंगी। आपके पास मोटर कार ही नहीं है तो एडवांस तो मेरा वापस होगा ना। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, और वॉइड में जो बेनिफिट उठाया वापस करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रोविजन लगेगा। सेक्शन नंबर भी लर्न करना है 65, लर्न सेक्शन नंबर है तुम्हारा 65। कर लोगे बेटा यहाँ तक? तो आज इस क्वेश्चन को कर लो, और कल मुझे याद दिला देना कि मैम इस टॉपिक का एक क्वेश्चन और करा दो, इसी टॉपिक का। सेक्शन 65 मंडे डीम्ड है बेटा, अभी आज ही एक्सप्रेस इम्प्लाइड पढ़ाया था मैंने कुछ चीज़ें डीम्ड है, ठीक है। कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा किसी की। हरमीत, कृतिका, महक, सुजल, एनीवन? नहीं? चलो फिर एंड करेंगे क्लास बेटा अपन।